Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 9 globalization of class 12 political science chapter of part 1. देखिए वैसे तो ये चैप्टर क्लास 9th में भी है 10th की इकोनॉमिक्स में भी है। ग्लोबलाइजेशन का मेनली कंसेप्ट होता है जब एक देश अपने आप को दूसरे देशों से इंटीग्रेट करता है। किस लिए? व्यापार के लिए भी, राजनीति के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ के लीडर्स दूसरे देश के लीडर्स से अपने रिलेशंस बनाते हैं ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर को पॉलिटिकल साइंस में भी डाला गया है कि कैसे राजनेताओं के द्वारा निर्णय लिए गए हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन को प्रोत्साहन मिलता है। मेनली इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी 1991 में। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भारत के मनमोहन सिंह जी थे, तो वो इस पॉलिसी को लाए थे जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। वहां से ये वाला कंसेप्ट इंडिया के अंदर इंटरवीन किया। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मींस द फ्लोज ऑफ आइडियाज। अब उनके देश के लोग यहाँ आएंगे, हमारे देश के लोग वहां जाएंगे। आइडियाज कैपिटल, वो हमारे यहाँ पैसा लगाएंगे, हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, हम उनके यहाँ। कमोडिटी, सामान भी इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा। लोग भी घूमने आएंगे, जाएंगे अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के विभिन्न देशों में। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट. इट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेट डिस्टिंग्विश्ड. और क्या होता है कि इसके बहुत सारे आयाम है, ये कुछ आयामों तक ही लिमिटेड नहीं है, चाहे वो कल्चरल हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सब में इसकी ग्लोबलाइजेशन की डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव. इट कैन बी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पीपल. नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मेनली ये माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन डेवलप्ड देशों को तो फेवर करती है और डेवलपिंग देशों को नुकसान पहुंचाती है। और बात ठीक भी है, क्यों? क्योंकि डेवलप्ड देश तो पैसा उनके पास ज्यादा होता है, वो अपना इन्वेस्टमेंट करके डेवलपिंग देशों के अंदर मुनाफा सारा उनका फॉरेन रिजर्व अपने देश में ले जाते हैं। डेवलपिंग देश और गरीब होने लगता है। और दूसरी बात यह है, जब डेवलप्ड देश की कंपनियां दूसरे देश में इंटरवीन करती हैं, फॉरेन एफडीआई करती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो जो उस देश की जो लोकल कंपनीज होती हैं वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास लार्ज कैपिटल अवेलेबल है और लोकल कंपनियों के पास स्मॉल होती है। तो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। Globalization fundamentally deals with flows. These flows can be ideas moving from one of the world to another, commodities being traded across border and so on. दुनिया भर में इन चीजों का एक्सचेंज होता है और व्यापार भी और आइडियाज भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इवन टेक्नोलॉजी आल्सो, दैट्स मीन ग्लोबलाइजेशन। कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देखो ग्लोबलाइजेशन होती क्यों है? क्योंकि हर देश के पास पर्याप्त संसाधन तो अवेलेबल है नहीं, उसको किसी ना किसी देश पे निर्भर रहना पड़ता है। और जब भी वो दूसरे देश पे निर्भर होगा वहां पे लिंक बनेंगे, दैट तो ग्लोबलाइजेशन ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट हो जाएगी। वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट इवन दो इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अ क्रिटिकल एलिमेंट। क्योंकि हर देश, आज आप देख लो, इंडिया दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स, और चाहे आप राफेल का देख लीजिए या कुछ भी जो हम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करते हैं, इसराइल से, फ्रांस से, यूएसए से। टेक्नोलॉजिकल इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर आता है और सर्विस सेक्टर का हम जानते ही हैं हमारे जीडीपी में 74% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। Interconnection is also an important aspect of globalization. Any event taking place in one part of the world could have an impact on another part of the world. कहने का मतलब है, जब देश आपस में जुड़ते हैं तो देखो, अगर एक देश कुछ पॉलिसी डिसीजन लेता है तो उसका प्रभाव उस देश पे तो पड़ता ही है, साथ में दुनिया भर के देशों पे भी पड़ता है। जैसे अगर नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल प्रशिक्षण या इस तरह का कोई निर्णय लेते हैं तो क्या होगा? उसका प्रभाव उनके देश की अर्थव्यवस्था पे तो पड़ेगा ही, साथ में दूसरे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं पे भी पड़ता है। आप नॉर्थ कोरिया का इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है ग्लोबलाइजेशन के? देखो, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट दे वांट टू डू। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश से पॉलिटिकली जुड़ता है तो एक देश अपनी मनमर्जी से निर्णय नहीं ले सकता, उसको उसकी भी माननी पड़ेगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया को ऑयल रिजर्व से रिलेटेड या ऑयल पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने हो, हम फुल्ली किस पे डिपेंड करते हैं, यूएसए पे। तो हमें यूएसए से कंसर्न करना पड़ेगा। अगर हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो यूएसए, क्योंकि ईरान और यूएसए की बनती नहीं है और यूएसए के उस पर सैंक्शंस है, तो अगर हम ईरान से डील करेंगे यूएसए और हमारे रिलेशंस खराब होंगे। तो कहने का, जब हम ग्लोबलाइज्ड वे में जुड़े हुए हैं दूसरे देशों से, तो हमें दूसरे देशों के हितों की भी वो अपने दिमाग में रखना होगा जब हम कोई निर्णय लेने जा रहे होंगे। इट गिव्स वे टू अ मोर मिनिमलिटीज स्टेट perform certain core functions such as the maintenance of law and order and the security of its citizen। कहने का मतलब है कुछ देशों के लिए क्या होता है, कई बार बहुत प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाती है कि वो कैसे अपने देश के नागरिकों की रक्षा करें या लॉ ऑर्डर मेंटेन करके रखें। क्योंकि मैंने अभी शुरू में ही बताया था, ग्लोबलाइजेशन के जरिए डेवलप्ड देशों को मेन बेनिफिट पहुंचता है इन कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज। इन प्लेस ऑफ द स्टेट द मार्केट बिकम, अब स्टेट का मतलब यहाँ सरकार से है। अब देश के अंदर सरकार का एग्जिस्टेंस कम हो जाता है और बाजार का एग्जिस्टेंस उभरने लगता है। क्यों? क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड है, दूसरे देश की कंपनियों को एफडीआई न्योता दे रहे हैं। तो अब वो यहाँ पे आएंगी तो फिर क्या होगा, जो हमारे देश की सॉवरेंटी सरकार के हाथ में थी वो धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होगी और वो कॉम्प्रोमाइज भी होगी। State capacity has received boost as a consequences of globalization with enhanced technologies available at the disposal of the state to it called to collect information about its citizen। और क्या होता है, कई बार जो स्टेट की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, पब्लिक जो सरकार की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के जरिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो सरकार को बेनिफिट भी मिलती है लोगों से कम्युनिकेट करने में। अब चाहे आप देख लीजिए, सरकार अधिकतर इतने सारे गवर्नमेंटेड ऐप चलाती है और ऑनलाइन सर्वेज कराती है, या फिर आप देख लीजिए सब ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, ये सब चीजें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो पॉसिबल हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया है हमने। ये थे इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पैसे से रिलेटेड? ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स मैनी एक्टर्स अदर देन आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ से भी अलग बहुत सारे एक्टर्स, मतलब बहुत सारी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं। इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज अमंग डिफरेंट कंट्रीज। क्योंकि देखिए, जब दो देश आपस में इंटीग्रेट होते हैं तो एक देश का सामान या पैसा दूसरे देश में फ्लो करने लगता है, क्योंकि एफडीआई के जरिए वो वहां पे जाएगा और वहां का पैसा उनके देश में आएगा, जिसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी निकालते हैं, जैसे इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम पेड टू अब्रोड। ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया भर के देशों में व्यापार बढ़ा है, और याद रखना है कंज्यूमरिज्म को भी बढ़ावा देती है और कंज्यूमर की चॉइस भी बढ़ा देती है, क्योंकि कंज्यूमर दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ दुनिया के किसी भी कोने से सामान खरीद सकता है। ग्लोबलाइज एज, अगर हम इंडिया में हैं और हमें अमेरिका से कुछ खरीदना है, वी कैन बाय इजीली। Globalization has involved greater trade in commodities across the globe as it has reduced the imposing of restrictions on the import of the one country on the another। कहने का मतलब है एक देश से दूसरे देश में सामान मंगाने में इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के जरिए आसानी है और हम कुछ भी मंगा सकते हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन ऑफ ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्या होता है, कई बार हर देखिए दुनिया भर के सभी देशों के लोगों के अपने अपने सोच है, मतलब अपने अपने ओपिनियंस है और वे ऑफ थिंकिंग है। इंडिया के लोगों का कुछ और वे ऑफ थिंकिंग है, वही कंपैरिजन करें हम यूएसए से या ब्राजील से या रशिया से, तो वहां के लोगों का अलग आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा। इवन अगर हम ट्रेड के टर्म में भी बात करें, वे इंडियंस फॉलोज, मतलब कि हम नॉर्म्स के बेस पे या कल्चरल जो चीजें होती है उस बेस पे अपनी कमोडिटीज को परचेज करते हैं, पर जो दूसरे देश हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या फिर ग्रोथ के बेस पे खरीदते हैं। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज लाइक टू बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो दूसरे देशों में पैसा लगाकर मुनाफा कमा लेगा, और जो दूसरे देश के लोग हैं वहां पे जो छोटी छोटी कंपनियां वो बंद हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन का फायदा समाज के कुछ लोगों को ही होता है, और बात ठीक भी है, कुछ ही लोगों तक पहुंचता है इसका फायदा। पर कंज्यूमर के अगर हम बिहेवियर पे देखें, उसको इसका फायदा पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी चॉइस या फिर मार्केट में एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। On the other hand, advocate of economic globalization argues that it generates greater economic growth। जो इसके फेवर में है वो ये बोलते हैं कि भाई इसके जरिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि नई नई इंडस्ट्रीज लगती है और लोगों का भला होता है और बड़े सेक्शन का सोसाइटी का। पर अगर हम एक पॉजिटिव टर्म में सोचें कि इससे
कंज्यूमर के वे में तो ठीक है, चलिए हम मानते हैं, पर इससे जॉबलेस ग्रोथ होती है देश के अंदर। क्यों? क्योंकि नई इंडस्ट्री आ रही है, पर वो अपने साथ दूसरे देश से टेक्नोलॉजी एडवांस ला रही है और पैसा ला रही है। अब वो यहाँ पे लग गई तो यहाँ वो इतना एम्प्लॉयमेंट थोड़ी जनरेट करेगी, और इवन लोकल कंपनियों से कम्पीट करके उनको मार्केट से आउट कर देगी, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज था। अब कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैन आल्सो बी सीन ऑन आवर कल्चर टू, एंड दस इट इज नॉट कन्फर्म्ड ओनली इट टू इट दिस स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। क्योंकि हमारे कल्चर पे भी पड़ता है। आज आप इंडियन कल्चर को देख लीजिए, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन को अपना रहे हैं। तो जब हमने ग्लोबलाइज किया अपने आप को, तभी तो हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे लेडीज साड़ी या सूट सलवार वो सब था, पर अब क्या जीन्स ये सब चीजें हैं। इवन पुरुषों में देख लीजिए धोती चलती थी, कुर्ता, पर अब पैंट शर्ट ये सब चीजें। तो और आप देख लीजिए पहले हिंदी संस्कृत गुरुकुल में ये सब पढ़ाया जाता था, पर अब आज इंग्लिश को महत्वता दी जाती है। तो जब हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन को अपने ऊपर हैवी कर रहे हैं, तो फिर हमारी जो संस्कृति है वो हमसे क्या हो रही है, धीरे धीरे दूर होती जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पे भी प्रभाव पड़ता है। देख, अब इसका फूड में देख लो, चाहे आप वहां पे वो लोग सी फूड शुरुआत करी उन्होंने, अब इंडिया में भी खाते हैं लोग सी फूड। तो धीरे धीरे हम अपने कल्चर को लूज करते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने वेस्टर्नाइजेशन को अपनाना शुरू कर दिया है। द कॉन्सिक्वेंसेज ये हो गया। द प्रोसेस कल्चरल ग्लोबलाइजेशन पोजेस अ थ्रेट बिकॉज इट लीड्स टू राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। अब देखो ये एक और खतरा है इससे, क्या? यूनिफॉर्म कल्चर का। अगर हम भी वेस्टर्नाइजेशन को अपना जाएंगे तो पूरी दुनिया में फिर एक ही कल्चर रह जाएगा, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन। फिर इंडियन कल्चर या और जो देशों के कल्चर हैं वो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया एक यूनिफॉर्म कल्चर में आ जाएगी। और व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन वो होता है जब सभी देशों के, होमोजेनाइजेशन का मेनली मीनिंग ये होता है कि जब सब लोग एक ही चीज को कर रहे हो। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव भी है कि हम लोग सब एक हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, पर नेगेटिव क्या है कि जो हमारे ट्रेडिशन है, लोगों के नॉर्म्स और बिलीव्स हैं, वो लुप्त होते चले जाएंगे। तो अगर हम उनके वेस्टर्नाइजेशन को अपना सकते हैं तो वो हमारे इंडियन कल्चर को क्यों नहीं अपनाते हैं? हमारा इंडियन कल्चर तो दुनिया में सबसे बेहतरीन कल्चर है। तो बात समझने की यही है कि बस अगर हम अपने ऊपर इस कल्चर को हैवी करेंगे, यूनिफॉर्मिटी को जन्म देंगे, तो वी हैव टू लूज अवर कल्चर। उनको कोई नुकसान नहीं है, उनको तो और फायदा है कि आज हम विदेशी ब्रांड्स खरीद के पहनते हैं, इवन पिज्जा तक विदेशी कंपनी का है। तो सोचने वाली बात है थोड़ी। While cultural homogenization is an aspect of globalization, the same process also generates precisely the opposite effect. तो दुनिया पे इसका क्या पड़ता है? गलत प्रभाव पड़ता है। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, भारत और ग्लोबलाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन है? Flaws pertaining to the movement of the capital, commodities, ideas and people go back several centuries in Indian history. अगर आप देखो ग्लोबलाइजेशन, हम 1498 से जब वास्को डिगामा के समय से, या उससे भी पहले महमूद गजनवी, या उससे भी थोड़ा और स्लेव डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, इन सब से ही उसी समय से हमारे यहाँ से व्यापार चलता आ रहा है। और मेनली तो फिर जब हम इतने पुराने समय से ही दुनिया भर के देशों से अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो हमारे कहीं ना कहीं हमको उसका क्या होगा, हम जुड़ेंगे भी उससे, और कुछ देशों के साथ अच्छे रिलेशंस भी बनेंगे और कुछ के साथ खराब भी बनेंगे। और 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मैं जिक्र कर चुका हूं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स के हम एक्सपोर्टर थे, रॉ मटेरियल थे। हमने वो पढ़ा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में, स्वेज कैनाल के जरिए वो पूरा माल लेके जाते थे। 1869 में उन्होंने वो चलाई थी। हम प्राइमरी गुड के एक्सपोर्टर थे, और मतलब कि कच्चे माल के एक्सपोर्टर थे। ब्रिटेन जाता था यहाँ से, और बना फिनिश्ड गुड के हम क्या थे? इम्पोर्टर थे। तो यानी हमारे देश की जो फॉरेन रिजर्व होगा वो तो उनके देश में जा रहा है, तभी तो आज एक पाउंड की वैल्यू इतनी ज्यादा है यहाँ पे। In 1991, India's embarked on program of economic reform that has sought increasingly to regulate various sectors including trade and foreign investment. और 1991 में हमने क्या किया? इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन को पूर्ण रूप से अपने यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म लगा लिए थे, जिससे हमारा व्यापार भी बढ़ा और हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। Restrictions to globalization. Let us read these. Restrictions क्या होती हैं? रोकथाम। Globalization has
इनवाइटेड स्ट्रॉक क्रिटिसिज्म ऑल ओवर द ग्लोब, दुनिया भर में इसका बहुत मतलब आलोचना की जाती है। फॉर सम ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मार्क्स वेबर वाला, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, सॉरी मार्क्स वेबर नहीं, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि समाज के अंदर दो ही वर्ग हैं, एक कैपिटलिस्ट लोग होते हैं और एक दूसरे पीजेंट होते हैं जो कैपिटलिस्ट लोगों के लिए वर्क करते हैं और कैपिटलिस्ट लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। पर एक वक्त ऐसा आता है कि पीजेंट लोग कैपिटलिस्ट लोगों को सत्ता से उतार देते हैं और खुद सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है कैपिटलिज्म की। दैट मेक्स द रिच रिचर। और कैपिटलिज्म के जरिए क्या होता है, मेनली कैपिटलिज्म का मतलब होता है जब सारा काम मशीनों के जरिए हो, देश के अंदर पूंजीवादी लोगों के द्वारा सब चीज होल्ड की जाए। तो पूंजीवादिता वाले सिद्धांत में क्या होता है, अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग और गरीब। क्यों? क्योंकि अमीर लोग गरीब लोगों का पूंजीवाद सिद्धांत में क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। Culturally, they are worried that traditional culture will be harmed and people will lose their age-old values and ways. और कई बार क्या लगता है कि लोगों को ये भी लगता है या सरकारों को ये भी लगता है कि अगर हम ग्लोबलाइज्ड हो गए या हमने दूसरे देश के कल्चर्स को अपनाना शुरू किया तो हम अपने कल्चर, अपने बिलीव्स या अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे, धीरे धीरे वो खो देंगे। और ये नेचुरल भी है, आप देख सकते हैं आज के कंटेंट में, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन अपने साथ क्या लाती है, पुरानी चीजों में बदलाव। It is important to note here that anti-globalization movement to participate in global network lying with those who feel like them in the other countries. दुनिया भर के देश इसमें फेवर में भी हैं और इसके अगेंस्ट में भी हैं। फेवर में तो मेनली देखिए वही देश होगा जिसको इसका फायदा पहुंच रहा होगा, और अगेंस्ट में कौन देश होगा, जो मेनली डेवलपिंग है, जिसको इसका नुकसान पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि अब WTO की बातें तो माननी पड़ेंगी, पर हमें दूसरे एस्पेक्ट पे ये भी सोचना चाहिए, डेवलपिंग देश कैसे कम्पीट कर पाएंगे डेवलप्ड के साथ। The World Social Forum WSF is a global platform bringing together human rights activities, environmentalists, labor, youth and women. ये एक फोरम है जहाँ पे जाके सब देश आपस में एक दूसरे के हितों की बात, इन सब और संस्थाओं के लोग जाते हैं और फिर अपने अपने लोगों के लिए जो समस्याएं हैं या उसके लिए वो क्या करते हैं, बातें करते हैं। इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, भारत ने इसको रोकथाम के लिए क्या किया, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। कई दशकों से हम इस पे कोशिश करते आ रहे हैं। अच्छा देखो, अगर हम ग्लोबलाइजेशन को वाकई में ही रोकना चाहते हैं, यहाँ पहली तो चीज लोगों को समझनी चाहिए कि वो अपने देश में निर्मित ही सामान को बने। जैसे गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था कि अपने देश में बने हुए सामान को करो और बाइकआउट करो फॉरेन गुड्स का, तो उस तरह की चीजों की बहुत जरूरत है। उससे देखो क्या होगा, अपने देश का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा, हमारे देश का फॉरेन रिजर्व हमारे ही देश में रहेगा, विदेशी पैसा बाहर नहीं जाएगा हमारे देश से, और हमारा देश तरक्की करेगा और हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो और दूसरा, हमारा कल्चर जो हम फॉलो करते आए हैं इतने सालों से, इतने दशकों से, वो भी क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा और वो भी एग्जिस्ट करेगा। देयर हैव बीन लेफ्ट विंग मीन टू से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, वो आर्थिक आजादी के लिए मांग करते रहते हैं। दो पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज थ्रू सम फोरम, और विश्व के जो कुछ फोरम्स है वहां पर जाकर आवाज उठाते हैं ताकि वो अपने हकों के लिए बात कर सकें, हक के लिए। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो कम फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट दिस हैज टेकन, और सरकार भी क्या करती है, कई बार इसके लिए इसको रोकती है ग्लोबलाइजेशन को। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि जैसे जैसे FDI आएगा दूसरा देश उनके देश में काबिज होता चला जाएगा। आप देखिए चाइना को, हमारे यहाँ से हर साल 55 से 56 बिलियन डॉलर का माल अपने देश से वो लाता है यहाँ पे, और हमारे यहाँ से कितना जाता है, 17-18 बिलियन डॉलर का। तो हर साल वो 40-45 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे हमारे देश से क्या कर रहा है, ले जा रहा है। तो सरकार को सोचती है कि हम ग्लोबलाइजेशन को रोके, और ठीक भी है। क्यों? क्योंकि तभी तो चाइना के माल इतने सस्ते हैं, इंडियन मार्केट और इंडिया उसके लिए डंपिंग यार्ड है, वो यहाँ पे अपना माल बढ़ता जा रहा है और हमारे आगे फिर लोकल कंपनी उससे सर्वाइव नहीं कर पाती। और दूसरा फिर क्या होता है, कई बार जो लेफ्ट विंग होती है वो भी इसका प्रोटेस्ट करती है कि ग्लोबलाइजेशन को बंद करो। क्यों? क्योंकि उनके अपने हित होते हैं, और सही भी है। जब हम देश के आम जनता या आम मानस को रोजगार देने की या बात बचाने की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई आपकी क्वेरी है या हमारे द्वारा कोई पॉइंट थोड़ा वर्ड्स का सही चयन नहीं हो पाया तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और अगर कोई पॉइंट सजेस्टेड है आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पॉइंट पे जरूर चर्चा करेंगे। और बाकी तो सब आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा बस सपोर्ट मांग रहे हैं आपसे कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर
शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी इस चीज पे, देखिए कोई भी चीज लाइफ में आप पढ़े उस पर डिस्कशन सबसे मेन जरूरी चीज है। अपने दोस्तों के साथ या क्लासमेट्स के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन कीजिए चीजों पे। जब आप डिस्कशन करने, क्योंकि ये बोर्ड वाली स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे आपके पॉइंट्स मैटर करते हैं, और जब आप डिस्कशन करोगे तभी पॉइंट्स नए नए माइंड में आएंगे और तभी तक आप सीखते चले जाओगे और दूसरों से बेहतर बनते चले जाओगे। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने फादर मदर और अपने टीचर्स का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।